जय हिंद दोस्तों, मैं आयुष आप सबका अपने चैनल आयुष मैथ्स पे एक बार फिर से स्वागत करता हूं और उम्मीद है कि आप सब स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को, अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर बना रहे होंगे। आज ये हमारी तीसरी क्लास है एसएससी जीडी की प्रैक्टिस के लिए। तो जिस तरह से आप सबका प्यार मिल रहा है, बस उम्मीद यही रहेगी, कोशिश भी हमारी यही रहेगी आपके लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट हम प्रोवाइड करें और आपकी तैयारी में जितना ज़्यादा हो सके सहयोग कर सकें। तो बस चलते हैं और आज की ये क्लास स्टार्ट करते हैं कुछ बेहतरीन और खूबसूरत से सवालों के साथ। ये क्लास आपकी रहेगी। तो फिर से आप एक बार पेन और कॉपी उठा लीजिए और सवाल जैसे ही आपको स्क्रीन पर दिखाई दे, आप भी उसका आंसर बताने की कोशिश करें। जब आप एफर्ट लगाएँगे, आप प्रयास करेंगे, तो मैथ्स में आप बेहतर कर पाएँगे। ठीक है? तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ठीक है? ओके। तो जैसा कि आप सवाल देख पा रहे हैं, पहला स्क्रीन पर आपका सवाल क्या कह रहा? ये मेंसुरेशन का क्वेश्चन है आपका, है ना? आप क्षेत्रमिति का सवाल, जिसमें कहा गया कि 16 पाई इकाई लंबाई वाले एक चाप वृत्त के केंद्र पर 240 डिग्री का कोण बनाती है। तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। यानी वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है, लेकिन हमें जो दिया गया है, एक चाप की माप, आर्क की माप दी गई है और आर्क की माप दे करके बताया भी गया है कि वो कितने डिग्री, है ना, सेंटर पे एंगल क्रिएट कर रही है। जैसे कोई आर्क है, मान लो ये एक सेंटर है और ये एक चाप है। ये एक आर्क है, एक चाप है और ये सेंटर पे कितना एंगल क्रिएट कर रही है? 240 डिग्री। कितने डिग्री का? 240 डिग्री का एंगल ये बना रही और इसकी जो लेंथ है वो आपको दी गई है। इसकी जो माप है वो आपको दिया गया है 16 पाई। कितना दिया गया है? 16 पाई दिया गया है और आपसे कह रहे हैं कि इस वृत्त की त्रिज्या बताइए, रेडियस बताइए। यदि आपने सर्कल पढ़ रखा है, आपने वृत्त पढ़ रखा है, तो आपको इसकी कुछ बेसिक नॉलेज ज़रूर होंगी और वो बेसिक नॉलेज में 1-2 फ़ॉर्मूले जो आपको ज्ञात होने चाहिए, आपको याद होने चाहिए और उनमें से जैसे आपसे कभी सेक्टर यानी त्रिज्यखंड, सेक्टर का मतलब क्या है? त्रिज्यखंड की बात करते हैं और त्रिज्यखंड का आपसे क्षेत्रफल कई बार वो पूछेगा। हम यहाँ से आपको चीज़ें दोनों बता दे रहे हैं। अगर आपसे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कहता है, याद रखें पाई आर स्क्वायर थीटा अपान में 360 कितना हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर थीटा अपान 360 हो जाएगा। अगर आपसे हम त्रिज्यखंड के इस आर्क की माप कहें, त्रिज्यखंड के चाप की माप यानी आर्क की माप की अगर बात करें, चाप की माप क्या होगी? तो मेरे दोस्त ये होती है पाई आर थीटा और अपान में 180। कितना होता है? पाई आर थीटा अपान 180 हो जाएगा। तो आपसे इन्होंने इसके बारे में दिया है। इन्होंने कहा जो आर्क की लेंथ है वो 16 पाई है। इसका सीधा मतलब है कि हमें जो गिवन है वो पाई आर थीटा अपान 180 गिवन है और इसकी वैल्यू है 16 पाई। कितना है मेरे दोस्त? 16 पाई है। तो यहाँ से पाई कैंसिल हो जाएगा। आर और थीटा हमको दिया गया है। आप देखें थीटा हमें दिया गया है 240 डिग्री। तो थीटा की जगह हम रख देते हैं 240 और अपान में 180 इज इक्वल टू हो जाएगा 16। इसको आप कैंसिल कर लीजिए। 0 से 0, 6 चौक 24, 6 त्रिक 18, 4 चौक 16 और 4 तियां 12। यहाँ से हमें त्रिज्या मिल जाएगी 12 सेंटीमीटर और आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कौन सा ऑप्शन? आपका ऑप्शन बी एकदम सही हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको दोनों बातें पूरी तरह समझ में आई होंगी। आपको कुछ नहीं करना, अब फार्मूला याद रखें। अगर आप फार्मूला याद रखते हैं तो इन पर बेस्ड कोई भी सवाल आसानी से बना पाएंगे पेपर में। ठीक है? तो चलते हैं फिर आगे। ये एकदम क्लियर है ना मेरे दोस्त? चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है आपका एवरेज पे बेस्ड, औसत का सवाल है और कोशिश करेंगे आप भी बनाने की। आप भी इसका आंसर, आप ये फार्मूले जरूर नोट कर लें और फार्मूला नोट करके इन्हें याद रखें। अगर याद रखते हैं आप तो आप आसानी से सवाल पेपर में बना पाएंगे। ओके, चलें फिर आगे। अगला सवाल जो है आपका वो औसत का सवाल और मुझे उम्मीद है कि आप भी बना पाएंगे और ये सभी के सभी सवाल आपके प्रीवियस ईयर में ही आए हुए हैं। जितने एग्जाम आपने देखे हैं एसएससी जीडी में, हाल फिलहाल के जो
पेपर हुए हैं, उनमें लास्ट ईयर वाले पेपर के सवाल हैं और कुछ रेलवे के भी हमने इम्पोर्टेंट सवाल लिए हैं, ठीक है? तो दोनों को ध्यान में रखते हुए मैथ्स में कुछ ज़्यादा डिफरेंस होता नहीं है। रेलवे और जीडी के लगभग सवाल रहते वही, कॉन्सेप्ट वही रहते हैं। कहीं पर थोड़ा-सा अच्छे लेवल का सवाल आ जाता है और कहीं पर थोड़ा-सा एवरेज में रहता है, ठीक है ना? मॉडरेट क्वेश्चन रहते हैं। चलिए, इस सवाल में कहा गया कि 3 संख्याओं का औसत 28 है। पहली संख्या दूसरी की आधी और तीसरी दूसरी की दोगुनी। देखिए मेरे दोस्त, हमारे पास 3 संख्याएँ। इन्होंने जो रिलेशन दिया है, वो 3 संख्याओं में एक संबंध दिया है। कह रहे हैं कि जो पहली संख्या है, वो दूसरी की आधी है। अगर आपको दूसरी संख्या मिल जाए, तो पहली बड़े आराम से आप निकाल सकते हैं। इन्होंने कहा पहली जो है वो दूसरी की तो आधी है, लेकिन जो आपकी तीसरी संख्या है, वो दूसरी की 2 गुना है। इन्होंने कहा जो तीसरी संख्या है, वो दूसरी की 2 गुना है। इसका मतलब है हमें तीसरी और पहली तभी प्राप्त हो पाएँगी जब हमें दूसरी मिल जाएगी, क्योंकि इन दोनों का संबंध किससे है? दूसरी से है। तो हम एक काम करते हैं, कुछ ऐसा मानना कि वो फ्रैक्शन ना बने। फ्रैक्शन बनेगा तो थोड़ी-सी कैलकुलेशन आपकी टफ हो जाती है। तो यहाँ x मानेंगे तो ये x/2 हो जाएगा, तो इससे ज़्यादा बेहतर है कि आप इसे 2x मान लें। मान लेते हैं कि दूसरी संख्या 2x है, तो इसकी आधी x हो जाएगी और तीसरी संख्या दूसरी की 2 गुना है, अर्थात ये 4x हो जाएगी। अब आप मुझे खुद बताइए, इन तीनों संख्याओं का योग कितना है? तो आप कहेंगे सर इन तीनों संख्याओं का योग 7x है और अगर तीनों संख्याओं का योग 7x है, तो आपको ये पता होना चाहिए योग बराबर फार्मूला होता है औसत गुणे संख्याएं। अब आप बताइए, हमारे पास औसत इन सभी संख्याओं का दिया गया है और औसत है 28। कितना है? अगर 28 औसत का गुणा संख्याओं से कर दें, नंबर कितने हैं? 3 है, तो योग मिल जाएगा और योग हमारे पास भी है। तो 7x बराबर 28 गुणे 3 के, तो 1x बराबर 4 तियां 12, यानी आपकी वो पहली संख्या कितनी होगी? 12 हो जाएगी। अब आप बताइए, आपसे पूछा कौन से गए? इन्होंने कहा तीसरी संख्या बताना है। कौन सी? तीसरी संख्या 4x है, तो 12 यहाँ पुट कर दीजिए, बर चौक 48, यानी तीसरी संख्या हमें मिल जाएगी 48 और आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा डी। कौन सा ऑप्शन? आपका ऑप्शन नंबर डी। क्या ये चीजें आपको क्लियर हो रही हैं? ठीक है? अगर आपको क्लियर हो रही, चीजें समझ में आ रही, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ठीक है ना? कि आपको सवाल कैसे लगते हैं। थोड़ा-सा जब आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताते हैं, तो जो मोटिवेशन मिलता है ना, उससे और ज़्यादा अच्छे कंटिन्यू करने की मन करता है कि और लगातार आपको क्लासें प्रोवाइड कराते रहें और जिससे आपका जो लगन है मेहनत करने की, वो लगे लगातार ऐसी ही बनी रहे। ठीक है? तो बस थोड़ा-सा आप और भी लोगों तक इसे पहुँचाएँ, जिससे अधिक से अधिक बच्चों तक हम अपने कंटेंट को पहुँचा सकें, अपने कॉन्सेप्ट को पहुँचा सकें। ठीक है? उनकी तैयारी में जो थोड़ी-सी भी हो सके, वो हम मदद कर पाएँगे। ओके? चलें, अगले सवाल की ओर बढ़ें फिर। अगला क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस का है। बहुत खूबसूरत सवाल। ऐसे सवाल कई बार गलत हो जाते हैं या आप भाषा नहीं समझ पाते हैं, तो यही सारी चीज़ें आपको यहाँ क्लियर करने के लिए आए हैं। ठीक है? देखिए, इन्होंने कहा है कि एक वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच अंतर 300 रुपए है। यदि 25% की हानि हुई है, तो विक्रय मूल्य ज्ञात करें। मेरे दोस्त आप बताइए, अगर आपका क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में अंतर है और आगे ये भी बताया जा रहा कि हानि हुई है, इसका मतलब है कि आपका एसपी यानी विक्रय मूल्य सीपी से यानी क्रय मूल्य से कम होगा, तभी आपको लॉस हुआ है। अर्थात अब आप खुद बताइए कि अगर किसी को 25% का लॉस हो रहा है, कितने का मेरे दोस्त? 25% का लॉस हो रहा, इसका सीधा अर्थ हुआ 1/4 का लॉस हो रहा है। यानी अगर आपका सीपी 4 है, तो आपको 1 का लॉस हुआ है, यानी एसपी आपका कितना होगा? 3 होगा। यानी सीपी और एसपी का यहाँ से रेशियो मिल जाएगा। अगर सीपी और एसपी का रेशियो यहाँ से मिल चुका है, तो आप देखें इसे कि यहाँ आपका लॉस कितना है? 1 का और आपसे इन्होंने कहा है कि सीपी और एसपी का जो डिफरेंस है, अंतर है, वो 300 है, यानी 1 बराबर 300 के है। तो आपसे एसपी पूछा विक्रय मूल्य, तो 300 गुणे 3 कर दीजिए, यानी आपका आंसर हो जाएगा 900। कितना हो जाएगा मेरे भाई? 900 हो जाएगा और ऑप्शन नंबर आपका
सी इज करेक्ट। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा मेरे भाई? आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। एकदम एकदम क्लियर है ना? तो चलिए बस ऐसे ही आप जुड़े रहें लगातार इस चैनल पर, और कोशिश यही रहेगी कि क्योंकि जैसा हम ऑफलाइन क्लासों में पढ़ाते हैं, ऑफलाइन में पढ़ाते हुए एक लंबा अरसा, एक लंबा समय हो चुका है, लगभग 8 वर्ष हो गए हैं, 8 ईयर हो गए हैं, और इन 8 वर्षों में हमने न जाने कितने बच्चों को मैथ्स सिखा करके उनकी मंजिल तक पहुँचाने का काम किया है। लेकिन चूँकि एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म नहीं है जिससे हम अपने शहर के बाहर भी लोगों तक अपना कंटेंट प्रोवाइड कर सकें, तो बस कोशिश रहेगी कि इस छोटे से प्लेटफ़ॉर्म से कुछ बच्चों तक अगर हम उनकी मदद कर पाते हैं, तो ज़रूर करेंगे। ठीक है ना? और जो लोग मेरे शहर रायबरेली के हैं, उन्हें पता है कि ऑफ़लाइन क्लासें हम कंटिन्यू चलाते रहे हैं 2016 से, और उसमें बेहतर से बेहतर हमारा हमेशा का रिज़ल्ट भी रहा है, और मैथ्स की जो स्कोर जिस तरह बच्चों ने किया है हमसे पढ़ के, वो पूरा शहर जानता है। हर एक बच्चे को पता है कि आप अगर ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे, तो 8 से 10 महीने में अगर आप खुद कुछ करने के इच्छुक हैं, आप वास्तव में मैथ्स सीखना चाहते हैं, तो इतना समय आपके लिए सफिशिएंट होता है, आपके लिए पर्याप्त होता है, और आप बेहतर कर जाएँगे इतने समय में। तो जो भी बच्चे आपके साथी मित्र अगर शहर से हैं, ऑफ़लाइन क्लास से वो पढ़ना चाहते हैं, तो 1 से 2 घंटे का समय आप निकाल कर के किसी भी समय, आपको पता है मॉर्निंग में 8 से क्लासें चलती हैं और 1 बजे तक, तो आप कोई भी टाइम अपना मैनेज करके पढ़ सकते हैं ऑफ़लाइन क्लासों में। और चूँकि आपके एग्ज़ाम लगे हुए हैं एसएससी जीडी के एग्ज़ाम चूँकि फ़रवरी में स्टार्ट हो रहे हैं, और उसके बाद आपके रेलवे के एग्ज़ाम हैं, तो एग्ज़ाम कंटिन्यू और यूपीपी के नोटिफ़िकेशन आना बाकी है। तो ये सभी एग्ज़ाम में अगर आपका जाने का सपना है, तो ज़रूर जॉइन करें आयुष मैथ्स ऑफ़लाइन क्लास है, फिरोज़ गांधी डिग्री कॉलेज के जस्ट सामने। ओके? तो और एक चीज़ जो बच्चे कई बच्चे लगातार जीएस के बारे में पूछते रहते हैं कि सर अगर मुझे जीएस पढ़ना हो और ऑनलाइन क्लास में जीएस पढ़ना हो, तो सजेस्ट करें कौन से टीचर बेस्ट होंगे। तो मैं उन सभी बच्चों को जो वास्तव में जीएस में बेहतर करना चाहते हैं, और मैं खुद बाय हार्ट जिनका फॉलोवर रहा हूँ, तो वो अगर जीएस में आप चाहते हैं कि बहुत कम समय में बेहतर से बेहतर कर लें, तो उसके लिए आप नवीन सर को जॉइन कर सकते हैं, और नवीन सर एक माना जाना चेहरा हिंदुस्तान में, और जिस तरह से उन्होंने जीएस को जिस पीक पर पहुँचाया है, जिस लेवल तक पहुँचाया है, वो अपने आप में काबिल-ए-तारीफ़ है। और मैं चाहूँगा कि जो भी बच्चे मुझसे जुड़े हैं, या जो बच्चे अभी बिगिनर्स हैं कई तरह के जिनको जानकारी नहीं है, उन तक मैं बता दूँ कि आप अगर जीएस में बेहतर करना चाहते हैं और ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं, ऑनलाइन यूट्यूब पर पढ़ना चाहते हैं, या उनके चैनल ऐप पे जाना चाहते हैं, तो आरडब्ल्यूए चैनल, और उसपे जाकर के आप नवीन सर से बेहतर आप जीएस पढ़ सकते हैं। तो ऑनलाइन आपके लिए बेहतर प्लेटफ़ॉर्म है, ठीक है? तो ठीक है, उनकी एक अपनी अलग सादगी है, एक अलग अपना स्वैग है ना? मैंने देखा है उनको जिस तरह से उन्होंने जीएस में मेहनत की है, जिस तरह लोग उनके बाय हार्ट फॉलोवर्स हैं, तो आप भी बेहतर कर सकते हैं, आप पढ़ के ज़रूर देखें उनसे, ठीक है ना? तो चलते हैं, आज की फिर आगे बढ़ते हैं इस क्लास में। अगला सवाल का आंसर आप भी बता सकते हैं, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे दोस्त? कह रहे हैं कि एक व्यक्ति 6 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 30 किलोमीटर का सफर तय करता है तथा शेष 40 किलोमीटर का सफर 5 घंटे में तय करता है। पूरे सफर के लिए उसकी औसत गति कितनी है? एक व्यक्ति है जो 6 किलोमीटर प्रति घंटा, आप बताइए स्पीड दी गई है 6 किलोमीटर पर आवर। कितना दिया गया है? 6 किलोमीटर पर आवर, और उसके बाद क्या कह रहे हैं? 30 किलोमीटर का सफर तय करता है। 6 की स्पीड से कितने किलोमीटर? 30 किलोमीटर का सफर तय करता है। तो आप बताइए, अगर आपको डिस्टेंस पता है, आपको स्पीड पता है, तो आप आराम से यहाँ टाइम निकाल सकते हैं। यानी जो समय आएगा, वो समय कितना हो जाएगा? समय बराबर दूरी बटे चाल। यानी यहाँ से उसे 5 घंटे लगते होंगे इस दूरी को कवर्ड करने में। इसके बाद इन्होंने कहा है कि तथा शेष 40 किलोमीटर का सफर 5 घंटे में, यानी 40 किलोमीटर वो और गया है, लेकिन इसके लिए कितने घंटे लगे? 5 आवर्स। तो अब आपसे औसत गति पूछ रहा टोटल डिस्टेंस की, तो आप बताइए औसत गति, एवरेज स्पीड क्या होगी? तो औसत गति हो जाएगी मेरे दोस्त, औसत गति हो जाएगी, औसत चाल बराबर टोटल दूरी। तो 40 और 30 कितना हो जाएगा? 70, और अपॉन टोटल टाइम कितना? 5 और 5 यानी 10 आवर्स। तो इनकी औसत स्पीड
7 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 7 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। ओके, तो बस ऐसे ही छोटे-छोटे सवाल हैं और जीडी जैसे एग्जाम में बहुत हाई लेवल के सवाल नहीं आते हैं, ठीक है ना? आपको टाइम मैनेजमेंट आना चाहिए, आपको टाइम मैनेज करना आना चाहिए कि आप किस तरह से, है ना, टाइम बचा सकते हैं। हर सवाल को 10 से 15 सेकंड में कैसे बना सकते हैं, ये चीज़ें आपको करनी होंगी। इसके लिए आपको बेहतर मेथड सीखने होंगे। अगर आपको आते होंगे हर एक सवाल वहाँ पर, लेकिन टाइम पर नहीं कर पाएँगे, क्योंकि आपको पता है 60 मिनट में 60 मिनट में 80 सवाल आपको वहाँ अटेम्प्ट करने होते हैं, जिसमें 20-20 सवाल सभी होते हैं। तो अगर आप मैथ्स के 20 सवाल 10 से 12 मिनट से ज़्यादा समय लगा रहे हैं, तो शायद आप बहुत पीछे हो जाएँगे। तो उसके लिए आपको लगातार प्रैक्टिस करनी होगी और अगर आप ऑफ़लाइन क्लासों में जॉइन करके प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आप आ सकते हैं, अगर आप हमारे शहर से हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा? एक 3 अंकीय संख्या है, उसका 30% बताइए, एक 3 अंकीय संख्या है जिसका 30%, एक 3 अंकीय संख्या है जिसका 30% 190.8 है। अच्छा, 3 अंक की है, 4 अंक की है, मुझे क्या पता, उससे क्या भी लेना-देना है। आप मान लो कि एक संख्या x है, वो 2 अंक की है, 3 अंक की है, 4 अंक की है, इससे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? एक संख्या है और इसका 30%, इसका कितने प्रतिशत? 30% बता रहे हैं 190.8 है। 190 दशमलव कितना है? 190.8 है, ठीक है? अब कह रहे हैं उस संख्या का 125% निकालना है। कितना निकालना है मेरे दोस्त? उस संख्या का 125% निकालना है, ठीक है? x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 190.8 इंटू 100, या यहाँ से 0 एक कैंसिल कर दीजिए, तो 10/3। अब इस संख्या का तुम्हें निकालना है 125, यही है आपकी वो 3 अंक की संख्या होगी और इसका 125% निकालना है। तो इसे कैंसिल कर दीजिए, दशमलव से 0, 25 पंचे 25 चौको, 4 तियां 12 से काट दीजिए, 12 एकम 12 और 12 7 हो जाएगा, तो 12 पंचे 60, 10 12 9 ये 108 और कितना मल्टीप्लाई 5 कर दीजिए। ओके, तो यहाँ से हो जाएगा 5 9 45, 5 पचे 25 और 4 29, 5 एकम 5 और 2 795, वो आपका 125% हो जाएगा। उस संख्या का 125% कितना हो जाएगा? 795। कितना मेरे दोस्त? 795 और ऑप्शन सही हो जाएगा सी। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ओके, चलें आगे, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? कह रहे हैं कि 5 अनुक्रमिक विषम संख्याओं, कैसी संख्याएं मेरे दोस्त? 5 यानी क्रमागत संख्याएं हैं और ऑड नंबर है, ऑड कंसेक्यूटिव नंबर की बात हो रही है, 5 क्रमागत विषम संख्याओं की बात हो रही है। तो कह रहे हैं 5 क्रमिक संख्याएं ए बी सी डी और ई, ए बी सी डी और ई, और इनका एवरेज दिया गया है 95। मेरे दोस्त एक चीज याद रखना, अगर आपके पास कंसेक्यूटिव नंबर है, आपके पास क्रमागत संख्याएं हैं, तो उनका एवरेज, उनका औसत हमेशा मिड वाली संख्या होती है, मध्य वाली संख्या होती है, और ये आपको दिया गया है एवरेज 95। और अगर ये आपकी ऑड कंसेक्यूटिव नंबर है, तो 95 के बाद ये 97 होगा और ये 99 होगा। कितना हो जाएगा? 99। आपसे इन्होंने पूछा क्या है? इन्होंने आपसे पूछा है कि सी और ई का प्रोडक्ट क्या होगा, सी और ई का गुणनफल क्या होगा। तो सी और ई का गुणनफल आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं, आप चाहें तो 99 को लिख दीजिए, 100 माइनस 1 आसानी से गुणा कर ले जाएंगे। अगर आप इसे 100 माइनस 1 लिखेंगे तो आसान हो जाएगा कि 95 95 100 और माइनस 95, तो यहाँ से कितना आ जाएगा मेरे दोस्त? यहाँ से आ जाएगा 9405। यही आपका आंसर होगा और ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन बी। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर आपका बी इज करेक्ट हो जाएगा। एकदम क्लियर है? ओके, आगे बढ़ा जाए फिर, इजाजत है ना? चीजें एकदम समझ में आ रही हैं मेरे भाई? ओके, तो बस अधिक से अधिक लोगों तक इसे शेयर कर दीजिए आप, ठीक है ना? शेयर कर दीजिए और भी लोगों तक इसे पहुंचाइए।
चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं फिर। 3 आदमी या 5 महिलाएं, वर्क एंड टाइम का ये सवाल, वर्क एंड टाइम का ये सवाल है मेरे भाई, वर्क एंड टाइम का ये क्वेश्चन। इसमें कहा गया है कि कितने पुरुष, 3 आदमी या 5 महिलाएं। 3 आदमियों से काम करवाइए या फिर आप इनकी जगह 5 औरतों से, महिलाओं से काम करवाइए। तो कह रहे हैं 3 आदमी करें या 5 महिलाएं, उस काम को 12 दिन में कर सकते हैं। इस बात का सीधा अर्थ हुआ कि अगर आप 12 दिन में पुरुषों से काम करवाना चाहते हैं तो आपको कार्य पर 3 पुरुष लगाने पड़ेंगे। कितने पुरुष? 3 पुरुष काम करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि 12 दिन में महिलाएं करें तो आपको उनकी जगह 3 पुरुषों की जगह 5 महिलाएं लगानी पड़ेंगी। कितनी? तो यहाँ से एक चीज ये कन्फर्म हो जाती है कि जो एफिशिएंसी, जो क्षमता 3 पुरुषों की है, वही क्षमता, उतनी ही क्षमता के लिए मुझे 5 महिलाएं लगानी पड़ती हैं काम पे। यानी 5 महिलाओं की क्षमता 3 पुरुषों की क्षमता के क्या है मेरे भाई? बराबर है। क्या है मेरे भाई? बराबर है। ओके, 3 पुरुषों की, तो यहां से M और W का रेशियो आ गया 5/3। ओके, 5/3 हो जाएगा। अब आप देखें इफिशियंसी मिल गई कि एक पुरुष अगर एक दिन में 5 काम करेगा तो एक महिला 3 करेगी। अब यहाँ से टोटल वर्क निकाल लीजिए कि अगर एक पुरुष एक दिन में 5 करता है तो 3 पुरुष कितना करेंगे? 15 करेंगे। और इन्होंने काम कितने दिन तक किया है? 12 दिन तक। यही आपका है टोटल वर्क। क्या है मेरे दोस्त? ये टोटल वर्क है। और ये टोटल वर्क अब आपको किससे करवाना है ये चीज आप देख लीजिए। तो इन्होंने कहा है कि 6 आदमी और 5 महिलाएं अगर मिलकर करें, कितने कितने लोग? 6 मैन एंड 5 वोमेन। अगर 6 आदमी और 5 औरतें काम को मिलकर करें तो कितने दिन में? तो मेरे दोस्त ये पहले पता करिए आप कि 6 आदमी और 5 औरतें अगर मिल जाएं तो एक दिन में कितना करेंगे? तो हम कहेंगे एक आदमी अगर 5 करता है तो 6 आदमी करेंगे 30 एक दिन में, और एक औरत अगर 3 करती है तो 5 करेंगे 15, अर्थात टोटल यहाँ से एक दिन का कार्य 45 हो जाएगा। और मुझे इतना वर्क करवाना है तो इतना वर्क कितने दिन में होगा? तो 15 तिया 45 और 3 चौक 12, अर्थात कितने दिन मेरे भाई? 4 दिन में कार्य क्या हो जाएगा? फिनिश्ड हो जाएगा। 4 दिन में कार्य क्या होगा? फिनिश्ड हो जाएगा। वर्क एंड टाइम के ऐसे सवाल लगातार जीडी में आते रहे हैं, ठीक है ना। आप लास्ट ईयर का प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देखें, जितने भी सेट हुए हैं आपको लगभग हर सेट में ऐसे सवाल देखने को मिलेंगे। तो बस इन पर प्रैक्टिस करके जाना है। चीजें कुछ बहुत ज्यादा है ना टफ नहीं होती हैं, बस आपकी प्रैक्टिस ही यहाँ कमजोर होती है। अगर प्रैक्टिस आपने कर किया है काफी अच्छे से तो फिर आपके लिए चीजें आसान हो जाएंगी। ओके, चलें आगे बढ़ते हैं फिर अगले अगले सवाल की ओर चले मेरे भाई। अगले सवाल की ओर चलते हैं। हम्म, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि एक कार 25 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 75 किलोमीटर की दूरी तय करती है। एक कार जो है वो 25 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 75 किलोमीटर दूरी और सफर के अगले 25 किलोमीटर की दूरी 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तथा अंतिम 50 किलोमीटर 25 की स्पीड से। मेरे भाई औसत चाल फिर से पूछा गया है, लेकिन इसके लिए दूरी अलग अलग है और चाल अलग अलग है। अगर दूरी और चाल अलग है तो उनको लगने वाला समय भी क्या होगा? अलग होगा। तो आइए मेरे भाई, आपको पता है औसत चाल के लिए टोटल डिस्टेंस तो चाहिए, वो तो हमें पता है, लेकिन कुल समय भी चाहिए। तो पहले हम टाइम निकाल लेते हैं। पहले का टाइम क्या हो जाएगा? पहले कितनी दूरी वो तय करके गया है? तो पहले वो गया है 75 किलोमीटर और 75 किलोमीटर गया है 25 की स्पीड से, अर्थात उसे कितने घंटे लगेंगे? तो 3 आवर्स लगेंगे। कितने घंटे लगेंगे? 3 घंटे लगेंगे। और इसके बाद उन्होंने कहा कि 25 किलोमीटर की दूरी, यानी दूसरा टाइम कितना हो जाएगा? 25 किलोमीटर की दूरी, और 25 किलोमीटर की दूरी वो 5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाता है। तो यहाँ उसे समय कितना लगेगा? 5 आवर्स लगेगा, 5 घंटे। और फिर आगे अंत में 50 किलोमीटर गया है, तो 50 किलोमीटर गया है किस स्पीड से? 25 की स्पीड से। तो यहाँ कितने समय लगेगा? 2 घंटे लगेगा। अब आप बताइए, औसत चाल अगर चाहिए मुझे, औसत चाल चाहिए तो टोटल डिस्टेंस 75, 25 और 50 यानी 150 और अपान में टोटल टाइम, तो 5 2 7 3 10
यानी आपकी औसत चाल हो जाएगी 15 किलोमीटर प्रति घंटा। कितनी हो जाएगी? 15 किलोमीटर प्रति घंटा। और आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। तो औसत चाल भी बहुत बार ऐसे पेपर में सवाल मिलते रहे हैं, तो चीजें ध्यान रखना। औसत चाल बराबर टोटल डिस्टेंस, जितनी डिस्टेंस वो कवर करता है अपान कितना वो टाइम लेता है उस डिस्टेंस को कवर करने में। ओके, तो टोटल टाइम से क्या करना है? भाग कर देना है। एकदम चीजें समझ में आ रही ना मेरे भाई? चलिए, तो अब आपकी मुझे उम्मीद है कि कई सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही होंगी, ठीक है ना? अब आप जीएस भी बेहतर से बेहतर कर सकते हैं, ऑनलाइन पढ़ते हैं तो ऑनलाइन, और अगर ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करते हैं तो आप हमारे संस्थान में ही आ सकते हैं। अगर आप इस शहर से हैं, मेरे शहर से हैं, तो ऑफलाइन क्लासों में भी आपको बेहतर से बेहतर जीएस मिलती है। ठीक है, चलते हैं आगे, अगले सवाल की ओर बढ़े। हाँ, हाँ, 1-2 बच्चों के मेरे सवाल थे कई बार कि कई लोग आपके बारे में काफ़ी कुछ लगातार बोल रहे हैं, तो बस उनसे एक बात कहना चाहेंगे, सिर्फ़ एक बात कि बच्चा जब कोई आपको कोई किसी के अपोज़ में, विरोध में कोई कहानी सुनाता है ना, तो उस कहानी का वो हिस्सा कभी नहीं सुनाता जिसमें वो खुद गलत होता है। तो मुझे लगता है कि अब आप ये बात समझ गए होंगे, ठीक है ना? आप कोशिश करना खुद अपने विवेक का इस्तेमाल करना कि जब इंसान कोई किसी के विरोध में कोई कहानी सुनाता है, कोई स्क्रिप्ट सुनाता है, तो वो उस कहानी का वो हिस्सा नहीं सुनाता है जिसमें वो खुद गलत होता है। और मेरे बारे में तो कई लोगों ने ऐसी-ऐसी कहानी कह डाली है जिसकी स्क्रिप्ट कभी लिखी ही नहीं गई थी। तो ठीक है, जैसा भी है, आपके अपने विचार हैं, जो भी लोग बोलते हैं। मुझे कभी ज़्यादा इन सब चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है? आपके अपने विचार होंगे, जैसा भी आप बोलते हैं, करते हैं, आपकी अपनी सोच है और यही तय करेगा। मैंने तो कई बहुत सी चीज़ें हैं, जो वक़्त पे छोड़ रखी हैं, कई चीज़ों का हिसाब वक़्त लगाएगा, वक़्त देगा, कई चीज़ों की गवाही आने वाला वक़्त देगा बहुत से लोगों को, ठीक है? तो चलें आगे, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि और एक ही दिन में पैदा हुए उसके जुड़वा बेटों की औसत आयु 30 वर्ष है। बहुत खूबसूरत सवाल है। एक व्यक्ति और एक ही दिन में पैदा हुए उसके जुड़वा बेटों की औसत आयु 30 वर्ष है। पिता की आयु और उसके एक बेटे की आयु का अनुपात 5:3 है। पिताजी की आयु और उसके एक बेटे की आयु का अनुपात कितना है? 5:2 है। आप ये मान लो कि एक 5x है और एक बेटा 2x का है। अब आप एक बात बताइए, अगर 2 बेटों का जन्म एक ही दिन हुआ है, जुड़वा बच्चे हैं, तो दूसरा वाले के भी जो यहाँ 2x है, तो तीसरे वाले की भी कितनी होगी? 2x, वो तो बराबर ही रहेगी। तो आप बताइए यहाँ से तीनों का योग कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 5 4 9x हो जाएगा और औसत दिया गया है, औसत दिया गया सबका 30। तो आप यहाँ से देखें, अगर औसत आपको दिया गया है, जुड़वा बेटों और पिता का 30 है, तो 30 गुणे 3 कर दीजिए क्योंकि 3 व्यक्ति हैं यहाँ पर टोटल, तो यहाँ से योग मिल जाएगा, तो यहाँ से इसे कैंसिल कर दीजिए, ठीक है ना? 30 तिया 90 और 90 से ये कट जाएगा, x बराबर 10 आ जाएगा। अब यहाँ से आपको चाहिए पिताजी की एज, तो 10 पचे 50, यानी पिताजी कितने के हैं? 50 के हैं। कितने के हैं मेरे भाई? 50 के हैं। क्लियर हो गई चीजें? ठीक है? ऐसे ही आप लगातार इस चैनल पे बने रहें, आपको बेहतर से बेहतर सवाल, बेहतर से बेहतर कंटेंट मिलेंगे, ठीक है ना? बेस्ट अप्रोच के साथ आप कोशिश करेंगे कि हम कितना बेहतर आपके लिए कर सकते हैं, आपकी तैयारी में कितना योगदान हम दे सकते हैं। तो चलते हैं, आज का एक अंतिम सवाल लेते हैं और हम हर दिन 10 सवाल लेकर के आते हैं और इन 10 सवाल आपके लिए, आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। ओके? चलिए, तो अगला सवाल क्या है? लास्ट सवाल। कह रहे हैं कि पानी से भरे एक पात्र का वजन 40 किलोग्राम है। यदि इसे आधा भरा जाता है तो इसका वजन 30 किलोग्राम हो जाता है। खाली पात्र का वजन क्या होगा? मेरे भाई आप एक बात बताइए, आपके पात्र में पानी भरा हो या ना भरा हो, पात्र का जो वजन है, खाली पात्र का, यानी जो उसमें धातु लगी होगी, जिस चीज का, वो लोहे का या किसी चीज का बर्तन होगा, उसका अपना एक वजन होगा। मान लेते हैं वो y kg, कितना है? y है, और उसमें जो पानी है वो क्या है?
पानी, मान लेते पानी कितना है, x है, x लीटर पानी फुल जब भरा है तो x केजी पानी है, कितना है, x केजी पानी है, पानी आपका इतना है, फुल जब भरा है तो इतना है, और ये खाली है, खाली बर्तन का है, तो कुल मिलाकर के 40 किलोग्राम का है, कितना है, 40। आपसे कह रहे हैं यदि इसे आधा भरा जाता, एक एक तरीका है कि आप ऑप्शन से कर सकते हैं, ऑप्शन से कर सकते हैं, लेकिन आप देख लीजिए यहाँ, यदि इसे आधा भरा जाए तो इसका, अब आप बताइए अगर आप आधा भरेंगे तो पानी जितना था वही तो आधा होने वाला है, यानी पानी आपका x/2 हो जाएगा, लेकिन जो खाली बर्तन था ये तो इतना ही बना रहेगा, और आज इसका वजन कितना है, 30 हो जाता है। आप इस 2 को हटाना चाहें तो कंप्लीट पूरे में 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2y हो जाएगा, ठीक है ना, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ 2 से, तो अब आप देखें यहाँ क्या हो जाएगा, x, ठीक है ना, ये कैंसिल हो जाएगा, x से x घटा दीजिए, x से x कैंसिल हो जाएगा, और y से y घटाइए तो माइनस का y बराबर 30 दूना 60 से 40 यानी माइनस का 20, अर्थात वो आपका जो खाली बर्तन है वो आपका 20 केजी का है, यानी 20 केजी उसमें पानी भी आता था फुल, और 10 कम हो जाता तो इसलिए 30 हो जाता था, ठीक है ना, आधा कम होता था। तो ऐसे ही सवाल, ऐसे ही बेहतरीन बेहतरीन सवाल यदि आप सीखना चाहते हैं तो इसके लिए आप जुड़े आयुष मैथ्स से, और आपको दूसरे तीसरे दिन यहाँ पर इस चैनल पर आपको क्लास मिलती रहेगी, ठीक है ना। और फिर से एक बार आपको बताते हैं कि यदि आप शहर से हैं, रायबरेली शहर से, और ऑफलाइन क्लास आप ज्वाइन करना चाहते हैं, यदि चाहते हैं मैथ्स या रीजनिंग में बेहतर स्कोर कर सकें, तो उसके लिए आपको आना पड़ेगा आयुष मैथ्स पर, और वो फिरोज गांधी डिग्री कॉलेज के जस्ट सामने। ओके, तो आज इतना ही, मिलेंगे फिर अगली क्लास में, तब तक आप सबको जय हिंद।